तो देखिए जी, यहां पर हम बात कर रहे हैं इस इंग्लिश शब्द की लेकर, है ना। अब इस इंग्लिश शब्द की अगर मैं बात करूं तो इससे क्या समझते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग कि इंग्लिश का मीनिंग होता है क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है भाषा, ठीक है। दूसरा इसका एक और मीनिंग होता है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट, ठीक है। ये लैंग्वेज के साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट भी है। इट इज लैंग्वेज एज वेल एज सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है मेरे बच्चे। लैंग्वेज का मतलब होता है जब हम अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने की बात करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, भाषा की नीड होती है। और सब्जेक्ट की मैं बात करूं, विषय, है ना। तो विषय का मतलब होता है जब हम उस लैंग्वेज को सही तरह से सीखते हैं, है ना, उसका व्याकरण सीखते हैं, उसके कंसेप्ट्स को सीखते हैं, उसके रूल्स, उसके फंडामेंटल्स को जब जानते हैं तब वो हमारे लिए विषय हो जाता है, तब हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मेरे बच्चे लैंग्वेज भी है, साथ साथ ये एक सब्जेक्ट भी है। क्लियर है भाई, आ जाओ। तो ये तो हुआ इसका एक मीनिंग, एक दायरा, ठीक है। अब इसका एक और एस्पेक्ट भी है मेरे बच्चे, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस से बात करेंगे, आई एम योर इंग्लिश टीचर। क्या लिखा मैंने बच्चे, आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, आई एम योर इंग्लिश टीचर, क्या ये सेंटेंस सही है, तो इसके दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये सेंटेंस जी हां पूरी तरह से करेक्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। फिर मैं ही कह रहा हूं कि भाई साहब ये सेंटेंस तो गलत है। अब बड़ी दुविधा की बात है, एक ही सेंटेंस है, वो सही भी है और गलत भी है। सही कब होगा, गलत कब होगा, आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। जल्दी आ जाओ भाई, आ रहा है ना समझ में, साथ साथ बोलते चलो जी हां। चलिए, एक चीज है बच्चे, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो वायदा करता हूं सारी चीज सिखा कर जाऊंगा, ये मेरा वायदा है, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आए इसीलिए मैंने खैर इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई है। और मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके साथ पूरा जस्टिफिकेशन करने की जिम्मेदारी बच्चे मुझ पर है। तो पूरी ईमानदारी से बच्चे मैं बैच को लेकर चलूंगा। बस आप लोगों से एक ही कमिटमेंट चाहता हूं कि जो चीज पढ़ाई जाएगी आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी चीज, प्रैक्टिस में कमी नहीं लाने देंगे, ठीक है ना। अगर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी तो भाई साहब ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना, पास नहीं करा सकते, ठीक है। अदरवाइज मेहनत करोगे तो निश्चिंत रहना, सफलता हमारे हाथ लगेगी ही लगेगी। आओ भाई, तो ये सेंटेंस सही भी है, गलत भी है। देखो ये सेंटेंस सही कब होगा इसको जान लेते हैं पहले, है ना, इसको जान लेते हैं पहले। तो देखो मेरे बच्चे, एक एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इंडिया, ठीक है। इंडिया से एक शब्द बना इंडियन, क्या बना बच्चे, इंडियन। और आप जानते हैं इंडिया का मतलब भारत और इंडियन का मतलब भारतीय, भारत में रहने वाला, ठीक है ना। ऐसे ही एक वर्ड मैंने बोला अमेरिका, ठीक है। और उससे क्या बन गया बच्चे, अमेरिकन। ऐसे तमाम शब्द हैं। मैक्सिको से क्या बन गया, मैक्सिकन। श्रीलंका से क्या बन गया, श्रीलंकन। अफगानिस्तान से क्या बना, अफगानिस्तानी, ठीक है। तालिबान से क्या बना, तालिबानी। जापान से क्या बना, जैपनीज। चाइना से क्या बना, चाइनीज। पाकिस्तान से क्या बना, जानते हो, ठीक है। हाँ हाँ वही, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि कुछ वर्ड्स बन रहे हैं। डेनमार्क से क्या बना, डेनिश। स्विट्जरलैंड से क्या बना, स्विस, ठीक है। फ्रांस से क्या बना, फ्रेंच। जर्मनी से क्या बना, जर्मन। सेम उसी तरह से मेरे बच्चे एक वर्ड है हमारे सामने, क्या, इंग्लैंड, ठीक है। और इंग्लैंड से क्या बना, अरे बोल नहीं रहे हो, इंग्लैंड से क्या बना, इंग्लिश। तो इंग्लिश का एक और मीनिंग मेरे बच्चे हमारे सामने डेवलप हुआ। तो इंग्लिश का मतलब, जिस तरह से भाई इंडियन का मतलब भारतीय, अमेरिकन का मतलब अमेरिका में रहने वाले, चाइनीज का मतलब चाइना में रहने वाले, अफगानिस्तानी का मतलब अफगानिस्तान में रहने वाले, नेपाली का मतलब नेपाल में रहने वाले, बिहारी का मतलब बिहार में रहने वाले, हरियाणवी का मतलब हरियाणा में रहने वाले। सेम उसी तरह से इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड में रहने वाले, अंग्रेज को बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक दूसरा मीनिंग समझ में आता है, क्या, सिटीजन। क्या कहा मैंने बच्चे, सिटीजन, ठीक है।
और सिटीजन कहां के भाई, सिटीजन कहां के, आप कहोगे इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश। आपने बहुत बार सुना होगा, जी हां बिल्कुल सुना होगा, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की। आपने इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखा होगा, कमेंटेटर्स कई बार क्या बोलते हैं, जी बिल्कुल सही समझे आप, इंग्लिश प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म किए, इंग्लिश टीम ने अच्छा खेला। बात समझ रहे हैं? तो इंग्लिश का मतलब दो हुए आज से, एक हुआ अंग्रेज, ठीक है, सिटीजन के तौर पर इंग्लैंड के सिटीजन को बोलेंगे अंग्रेज, और दूसरा भाषा और विषय के तौर पर अंग्रेजी। जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी बोलना सीखें, 2 महीने में अंग्रेजी सिखा दूंगा, है ना, ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट आपको प्रोसेस में दिखते होंगे, ठीक है, सब झूठ है बेटे, मेहनत करोगे ना तभी सीख पाओगे, 2 महीने में कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो समय दो उसको, ठीक है, इंग्लिश से प्यार करो, ठीक है, अगर इंग्लिश से प्यार करने लगोगे तो इंग्लिश आपके साथ वफा करेगी, और प्यार नहीं करा तो भाई साहब बेवफाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो पहला मीनिंग हम लोगों ने देखा, पहला मीनिंग देखा आई एम योर इंग्लिश टीचर, है ना। तो इसका मीनिंग जो आया, जिस तौर पर ये सही है, मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं, ठीक है। अगर कोई अंग्रेज ये स्टेटमेंट बोलेगा तो बच्चे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मानकर चले पीटर रॉड्रिक्स कोई बोल रहा है, ठीक है ना, केविन पीटरसन भाई साहब ये बात बोल रहे हैं, एंड्रयू फ्लिंटॉफ बोल रहे हैं, है ना, कि मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं, क्योंकि वो अंग्रेज हैं और टीचर भी हैं, अंग्रेज है और टीचर भी हैं, तो भाई साहब बात जमेगी। बट अगर मेरे जैसा कट्टर भारतीय ऐसा बोलेगा तो भाई साहब मैं तो अंग्रेज नहीं हूं, मुझे शौक भी नहीं है ना, मैं तो भारतीय हूं एंड प्राउड है जी। अब मैंने ये सेंटेंस बोला तो भाई साहब मेरी जो सोच रही होगी वो क्या रही होगी, मैंने ये नहीं सोचकर बोला था कि मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं, जी नहीं, कोई शौक नहीं भाई साहब, मैं आपका अंग्रेजी का टीचर हूं, मैं तो यही बोलना चाह रहा था, है ना, मैं तो यही बोलना चाह रहा था ना, तभी तो मैंने स्टेटमेंट लिखा कि मैं आपका अंग्रेजी का टीचर हूं। तो क्या अब ये सेंटेंस ऐसा मीनिंग दे रहा है? तब हमने कहा ना जी ना, ये गलत हो जाएगा। तो अब मुझे तो यही मीनिंग चाहिए था ना, क्योंकि मैं अंग्रेज टीचर तो हूं नहीं, अंग्रेजी का टीचर हूं, और अंग्रेजी का टीचर फिर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अरे बोल दो भाई, अंग्रेजी के टीचर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आओ समझते हैं। देखिए, मैंने कहा राहुल हाउस, ठीक है, क्या ये लिखा गया, क्या ये लिखा गया एक्सप्रेशन सही है? आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है। राहुल हाउस, मीनिंग तो समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आना और सही होना दो अलग अलग चीजें हैं बच्चे, है ना। तो राहुल हाउस गलत है बच्चे, ऐसा यूज नहीं कर सकते, है ना, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज करेंगे? 2 तरीके हमारे पास। क्या? एक तरीका तो ये है राहुल्स हाउस, आप ऐसे लिख दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये है, पहला तरीका मैंने कहा राहुल्स हाउस, और दूसरा तरीका मेरे बच्चे हाउस ऑफ राहुल, राहुल का घर। भाई साहब ऐसा ही तो मीनिंग यहां पर चाहिए, इंग्लिश का टीचर, जिस तरह से यहां पर मीनिंग चाहिए वैसा यहां पर चाहिए। तो हमने कहा 2 तरीके हैं, अगर का के की वाले सेंस वाले सेंटेंस की बात करें तो 2 तरीके हमारे सामने आ जाते हैं। तो भाई साहब ऐसे ही बना देंगे, है ना। तो यहां पर भी तो ऐसा ही बन सकता है, क्या बनाएंगे देखो, हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे, देखो फटाफट से। मैंने लिखा इंग्लिश टीचर, ठीक है, टीचर ऑफ इंग्लिश, इस तरह से लिख दिया बच्चे। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, ये 2 तरीके बने, पहला इंग्लिश टीचर और दूसरा टीचर ऑफ इंग्लिश, जिसमें ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। अब ये फर्स्ट वाला गलत कैसे हो गया मेरे बच्चे, फर्स्ट वाला गलत कैसे हो गया? आ जाओ भाई एक बार समझ लेते हैं। इंग्लिश टीचर लिखना गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपॉस्ट्रोफे एस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आमतौर पर लिविंग के साथ आता है, और इंग्लिश तो जी नॉन लिविंग है, इसीलिए गलत हुआ। तो भाई हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचा, दैट इज टीचर ऑफ इंग्लिश, दैट इज टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मेरे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को दिखाना है, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर की बात करनी है, तो एक ही तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, क्या? टीचर ऑफ और फिर उस सब्जेक्ट का नाम। आमतौर पर बहुत बार देखा गया है क्या कि हम लोग बोल देते हैं कि यार हमारे मैथ्स टीचर गायब हैं कई दिनों से, है ना, हमारे हिस्ट्री टीचर बहुत गुस्सा करते हैं, हमारे बायोलॉजी वाली मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, ठीक है, और कुछ भी लिख लो, हिंदी टीचर
क्या ये लिखना सही है? देखो, आम बोलचाल वाली भाषा में तो हम लोग इनको सही मान लेते हैं ना, बोलचाल वाली भाषा में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैथ्स टीचर बोलो, हिस्ट्री टीचर बोलो, इंग्लिश टीचर बोलो, सब ठीक है, क्योंकि मीनिंग समझ में आ जाता है। बच्चे मीनिंग तो देखो, मेरे को यहां से भी समझ में आ गया था, राहुल हाउस, मीनिंग समझ में आना और सही होना दो अलग अलग चीजें, फिर मैं वही कह रहा हूं, ठीक है। तो ये सभी गलत हो जाएंगे, ये सभी एक्सप्रेशन सिर्फ बोलचाल वाली भाषा में ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट अगर हमें सही तरह से लिखना है, सही तरह से लिखना है, तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ हिस्ट्री, टीचर ऑफ बायोलॉजी, टीचर ऑफ हिंदी। कॉलेज में जाते हैं आप लोग, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट भी होंगे, तो फैकल्टी आर्ट्स, फैकल्टी ना बोलकर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आप लोगों को लिखा मिलता होगा, ठीक है। चलिए खैर, तो अगर मैं बात करूं, देखो और सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो, जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और बता दूं। देखो, मैंने कहा जैसे इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर का एक मीनिंग हमारे क्या समझ में आया? अंग्रेज टीचर। इसी को एक बार देखो ऐसे समझ लो, मैंने कहा अमेरिकन पोएट, ठीक है ना, श्रीलंकन एक्ट्रेस, ठीक है भाई, पाकिस्तानी सिंगर, इंग्लिश राइटर। भाई साहब, इससे बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अमेरिकन पोएट, भाई साहब वो पोएट तो है, बट अमेरिका से बिलोंग करता है, अमेरिका का व्यक्ति और वो पोएट भी है, ठीक है, इजी है। श्रीलंकन एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, शायद वही है ना, जैकलीन फर्नांडिस। भाई हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूं, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, पर 90% आई एम श्योर कि वही है। जैकलीन फर्नांडिस कौन है? अरे बोल दो भाई, जैकलीन फर्नांडिस कौन है? श्रीलंकन एक्ट्रेस हैं। कौन है भाई? श्रीलंकन एक्ट्रेस हैं, श्रीलंका की हैं और एक्ट्रेस भी हैं, ठीक है जी। पाकिस्तानी सिंगर, ठीक है ना, पाकिस्तानी सिंगर, है ना, नुसरत फतेह अली खान साहब कौन थे? सिंगर थे, ठीक है, पाकिस्तानी भी थे, तो पाकिस्तानी सिंगर बोल दिया उनको। अदनान सामी भी क्या थे? पाकिस्तानी सिंगर थे। आतिफ असलम की बात करें, पाकिस्तानी सिंगर, ठीक है, तो बेसिकली वो सिंगर है, पाकिस्तान से हैं। अब देखो भाई साहब, क्रिस्टल क्लियर कैसे हो रहा है, राइटर है, और कहां का राइटर है? अंग्रेज राइटर है, इंग्लैंड का राइटर है ना। मैंने कहा मैक्सिकन नॉवलिस्ट, वो नॉवलिस्ट है, नॉवल लिखता है, मैक्सिको से बिलोंग करता है, इसीलिए मैंने क्या बोला? मैक्सिकन, ठीक है। फ्रेंच आर्टिस्ट, क्या मतलब है? वो आर्टिस्ट है और फ्रांस से रिलेट करता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस इंग्लिश शब्द के जो दो मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप क्लियर है। लैंग्वेज सब्जेक्ट पहली चीज, दूसरा सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेज और अंग्रेजी, अंग्रेज और अंग्रेजी। तो भाई साहब, जिस चीज का स्पेशल बैच ला रहा हूं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें। अब दुविधा नहीं रहेगी इंग्लिश को लेकर। सब्जेक्ट के टीचर को दिखाना है तो कैसे लिखना है, और वहां के किसी इंसान को दिखाना है तो कैसे लिखना है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हुई इंग्लिश की बातचीत। अब एग्जाम में जो इंग्लिश आती है ना बच्चे, है ना, एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उसमें क्या कुछ पूछा जाता है आप लोगों से, है ना। एग्जाम में जो इंग्लिश आती है बच्चे, उसमें क्या कुछ पूछा जाता है, किन किन चीजों पर हमें टारगेट करना है, ठीक है ना, किन किन चीजों पर हमें टारगेट करना है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किन किन चीजों पर मेरे बच्चों हमें टारगेट करना है। आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, पहली बात तो ये बैच आपके लिए यूजफुल है। दूसरी बात, उनमें क्या कुछ चीजें पूछी जाती है मेरे बच्चे, मैं उन पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। देखिए भाई, आपके एग्जाम में आपको क्या मिलेगा? कॉमन एरर्स, ठीक है। फिर एक चीज आपको मिलेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये कॉमन एरर्स क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं बच्चे, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको जान लेते हैं। हो सकता है आपके काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छे से जानते हो, उनको पता हो पहले से, ठीक है, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई ये जो बैच रहेगा ना, इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे।
तो निश्चिंत रहना बच्चे, साथ साथ सफर पूरा करेंगे, बहुत सुहाना सफर रहेगा, आनंददायक रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जहां पर भी ना समझ में आए तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी मुझसे जुड़ सकते हैं और आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। आइए भाई, जैसे मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दिया, क्या, आई डू नॉट लाइक मोहित एज ही इज अ चीटर। अब एरर वाले क्वेश्चंस आएंगे कैसे, वो मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह से आएंगे, जिस भी केस में आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिख जाए ना, जिसको पार्ट्स में करके सेंटेंस को ए बी सी है ना करके दिया हो, और भाई डी तो आप जानते ही हो बच्चे, डी तो आप जानते ही हो क्या होता है, नो एरर। डी हमारा बच्चे क्या पार्ट होगा, नो एरर। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसमें कोई एरर है तो जल्दी से फाइंड कर दो, है ना। तो अब हमें देखना है, इसमें ए पार्ट में गलती है तो अपना आंसर ए देना है हमें, बी पार्ट में गलती है मेरे बच्चे तो आंसर बी दे देंगे, सी में गलती लग रही है तो भाई साहब सी आंसर दे देना, और कोई गलती ही नहीं लग रही तो डी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत कान खोलकर समझना मेरे बच्चे। अगर आपको सेंटेंस दिखा, कोई भी सेंटेंस आपको दिख रहा है, उसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो देखो उसका आंसर, अगर मानकर चलो किसी ने ए बोला कि ए में गलती है, तो ए में क्या गलती है उसके पीछे उसको लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी बच्चे ने सिर्फ कह दिया कि डू नॉट की जगह डोंट होना चाहिए सर, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। डोंट और डू नॉट एक ही तो चीज है। हमारे पास किसी भी चीज के लिए एक वैलिड रीजन होगा तो ही हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि आधी अंग्रेजी हम लोग कैसे निपटा देते हैं, आधी अंग्रेजी सिर्फ ऐसे निपटा दी जाती है कि भाई साहब पढ़ने में जच रहा था ये लगा दिया, पढ़ने में नहीं जच रहा था गुरुजी ऐसा कर दिया, तो भाई साहब ऐसा नहीं करना। ठीक है, जच रहा है बच रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी चीज के लिए आपके पास एक वैलिड रीजन है ना तो ही चेंज करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर इसमें बी में गलती है, जी बी में गलती है, एज नहीं है ना, एज के प्लेस पर क्या आएगा, बिकॉज आएगा। ठीक है, मैं मानता हूं बिकॉज आ जाएगा तो सेंटेंस में बिल्कुल सही मीनिंग देगा, बट मेरे बच्चे एज का भी तो वही मीनिंग है, एज का भी तो वही मीनिंग है, एज का भी अगर मैं बात करूं तो वही मीनिंग है। कई बार एक वर्ड एक ही वर्ड होता है बट एक से ज्यादा मीनिंग देने लगता है। एक तो मतलब होता है इसका जैसा, है ना, और एक इसका मीनिंग होता है क्या, क्योंकि। तो हमें देखना है, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश कर रहे हैं ना वो बच्चे कैसी कर रहे हैं, अप्लाइड ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर या फिर फंक्शनल ग्रामर कर रहे हैं। वर्ड के फंक्शन से पता लगेगा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है ना। हम रट लें तो काम खराब हो जाएगा, इसीलिए चीजों को समझना है। हमारा पूरा फोकस चीजों को समझने में होगा, रटने में नहीं होगा। मैं रूल नहीं रटवाऊंगा, मैं चीजों को एक्सप्लेन करके समझाने की पूरी ईमानदार कोशिश करूंगा। ठीक है, तो भाई एज की बात करें तो इसका मतलब जैसा या फिर क्योंकि, दोनों होता है। अब हमें क्योंकि वाला मीनिंग चाहिए था हमने, ठीक है, तो क्या बिकॉज की नीड है, नहीं। तो ये भी एक यूजलेस, अगर कोई एरर दे रहा है तो यूजलेस है हमारे लिए, क्योंकि बी में कोई एरर नहीं है फिर भी दे दिया। एरर है ना तो भाई साहब इस शब्द में है, ये गलत वर्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, सी पार्ट इज योर आंसर। चीटर कोई वर्ड नहीं होता, द वर्ड इज चीट, द वर्ड इज चीट। अब हम गूगल पर टाइप करेंगे तो चीटर का मीनिंग दिखा देगा, क्योंकि ये क्या है, स्लैंग है। क्या है मेरे बच्चे, अब ये स्लैंग वर्ड क्या होता है, ऐसे तमाम शब्द होते हैं बच्चे, ऐसे तमाम शब्द होते हैं जो लैंग्वेज में एग्जिस्ट तो नहीं करते बट बोलचाल वाली भाषा में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंग बोलते हैं, जो लैंग्वेज में होते ही नहीं है बट फिर भी उनका यूज किया जाता है। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड स्लैंग्स हैं, ठीक है ना। तो धोखेबाज के लिए जो वर्ड है ना वो चीटर नहीं, वर्ड इज चीट। ठीक है, अब ये जो चीट वर्ड है ना, यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है और कभी कभी ये वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, वर्ब का भी काम करता है। मैंने कहा दे चीट एवरीवन, वो सभी को धोखा देते हैं।
तो हमने क्या कहा, अभी कौन सी ग्रामर कर रहे हैं, अप्लाइड। अप्लाई करने के बाद ही सेंटेंस में पता लगेगा। तो ये फिलहाल तो नाउन है मेरे बच्चे, ठीक है ना। आगे चलकर ये सारी तमाम बातें मैं बताऊंगा, कैसे समझ में आता है नाउन है क्या है, सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये बात मैंने आपके साथ की कि चीट क्या है, एक करेक्ट वर्ड है, चीटर क्या था, स्लैंग था, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी के स्लैंग की एक दो, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं फेस, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, है ना। फेस इंग्लिश वर्ड है, चेहरा या मुंह हिंदी वर्ड है। बट आपने कई बार सुना होगा थोपड़ा, मैं उसका थोपड़ा तोड़ दूंगा, मुझे उसका थोपड़ा नहीं पसंद। अब हिंदी में आप डिक्शनरी में थोपड़ा वर्ड देखो, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बस बनाया गया वर्ड है, ठीक है, बनाया गया वर्ड है मेरे बच्चे। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे हम कहते थे बाहर बारिश आ गई, तो कई बार कुछ लोग भावुक होकर हरियाणा में अक्सर क्या बोल देते हैं, बाहर राम जी बरस रहा है। अब भाई साहब राम जी बरस रहा है कोई मुहावरा थोड़ी है, बट आमतौर पर हम लोग इसका यूज करते हैं, हालांकि गलत है, ठीक है, बट समझ जाते हो ना आप, मीनिंग तो समझ जाते हो ना। हरियाणा में एक और वर्ड है, देखो हरियाणी भी कोई लैंग्वेज थोड़ी है, ठीक है ना, कोई भाषा थोड़ी है, बनाए गए वर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा आंख, आंख का मतलब नयन, चक्षु, बट हरियाणा में खासकर क्या बोलते हैं, ओए मेरी तरफ दीदे मत काट, ठीक है, आपने सुना होगा, हरियाणवी स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्लैंग होते हैं, जिनका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी उनका यूज बच्चे आमतौर पर किया जाता है। अरे भाई साहब जैसे एक ये वर्ड है ना, देखो कतई समझ जाओगे, आंटी, आंटी कोई वर्ड है क्या, कोई वर्ड ही नहीं है भाई साहब, आंटी, आंटी कोई वर्ड ही नहीं है, बट फिर भी हम कितना बोलते हैं, आंटी जी नमस्ते, आंटी जी वो आंटी, है ना। द वर्ड इज आंट, आंट इज द वर्ड, बट हम लोग क्या यूज करते हैं जी, अरे हम लोग क्या यूज करते हैं, आंटी बोलते हैं, ठीक है। समझ गए स्लैंग्स क्या होते हैं। चलिए, तो इंग्लिश में कई बार इस तरह से पूछा जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल मेरा बताने का मतलब क्या था, ABC पार्ट के इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग एरर वाला बोल देते हैं, ठीक है। चलो जी, एक और स्टेटमेंट देता हूं, देयर इज नो बाउंडेशन so you can move freely anywhere, ठीक है। क्या कहा, there is no foundation here so you can move freely anywhere। बहुत ध्यान से देखना। अब ये पार्ट देखो, ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछ लेता इस तरह से ABC करके, तो यही सेम क्वेश्चन एरर वाला बन जाता। अब मैंने ऐसे ना पूछकर आपसे कैसे पूछ लिया, ऐसे ना पूछकर आपसे कैसे पूछ लिया मेरे बच्चे, अंडरलाइन कर दिया। जब अंडरलाइन करके या बोल्ड लेटर में या इटैलिक लेटर में आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो भाई साहब यही सेम क्वेश्चन अब किसका बन गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अब इस लिखे गए पार्ट में कोई इंप्रूवमेंट है तो बता दें, नहीं है तो ऑप्शन में नो इंप्रूवमेंट का भी एक ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, और लास्ट वाला एक ऑप्शन क्या मिलेगा, नो इंप्रूवमेंट, ABCD। अगर ये सही है तो आंसर नो इंप्रूवमेंट दे दो, अगर ये गलत है तो भाई साहब इन तीनों में से कुछ ना कुछ अपना ऑप्शन देखना होगा। तो कुल मिलाकर एरर और इंप्रूवमेंट में गलती छाटनी होती है। अगेन मेरे बच्चे, बाउंडेशन हम दबा के यूज करते हैं। अगेन ये भी क्या है, स्लैंग है। जी हाँ स्लैंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात कानों से नहीं उतर रही होगी, सर कैसे कह सकते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, डिक्शनरी सर्च कर लेना, ठीक है, बट हम लोग बहुत बार बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो एग्जिस्ट ना करें बट फिर भी बोलते हो, तो इसके प्लेस पर हमें क्या यूज करना होगा, रेस्ट्रिक्शन। क्या यूज करना होगा, रेस्ट्रिक्शन। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन सो यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, ठीक है। बाउंड बिल्कुल एक वर्ड है बच्चे, बाउंड है, बाउंड्री है, भाई बाउंड भी है बाउंड्री भी है, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सही हैं। बाउंड का मतलब बंदिश, दबाव, इस तरह से, ठीक है ना। मैं आई एम बाउंड बाय द लॉ, है ना। बाउंड्री का मतलब चार दीवारी, जानते हैं आप लोग। तो ये वर्ड्स तो है बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, बट बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं है। उसके प्लेस पर यूज रेस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है, थोड़ा सा आइडिया लगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, एरर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूं बच्चे क्योंकि बिल्कुल वादा किया है ना आपसे जीरो से स्टार्ट करने का, तो भाई साहब ये जीरो से है कि मैं ये भी बताऊं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, कैसे पहचाने कौन सा क्वेश्चन क्या है। ये आमतौर पर हम लोग नहीं बताते, बट
मैंने सोचा कि स्टार्ट यहीं से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, इवन माइनस से करेंगे, क्या दिक्कत है? अपने बच्चों को माइनस से स्टार्ट करके ही शिखर पर लेकर जाएं तो क्या दिक्कत है? फिर मेरे बच्चे एक चीज आती है यहां पर, है ना, एक चीज, दो चीज आती है इवन, वन इज फिलर्स एंड वन इज क्लोज टेस्ट। इन दोनों की ही बात करें तो कुल मिलाकर इनका मतलब होता है क्या? फिल इन दी ब्लैंक्स। कुल मिलाकर ब्लैंक्स को फिल करना, फिलर्स और क्लोज टेस्ट। एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, जैसा इनमें था ना वैसा ही इनमें है ये एक ही चीज, जैसे ये एक चीज थी ये भी एक चीज है। डिफरेंस क्या है? फिलर्स में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट में क्या होगा? एक शॉर्ट पैराग्राफ मिलेगा जिसमें 10-12 लाइन हो सकती है, एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा छोटा सा, उसमें 4-5 ब्लैंक होंगे और हर ब्लैंक के लिए अपने ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कुल मिलाकर है ये दोनों चीजें क्या? फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में वर्ड्स को फिल करना इजी है, बचपन से करते आए हो, कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। देखो एक स्टेटमेंट देता हूं, देख, एंग्री मॉब ब्लैंक दी डीएम। डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट, है ना, मजिस्ट्रेट जिसको आप लोग बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए ऑप्शंस सुन लो भाई, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ए ऑप्शन है जी किल्ड, बी ऑप्शन है जी स्लैब्ड, सी ऑप्शन है मेरे बच्चे लिंच्ड, और डी ऑप्शन है बच्चे अब्यूज्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, समझना भी। पहली चीज, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत था, जानबूझ के किया मैंने। मॉब के साथ एंग्री वर्ड का आना ही गलत है। अब ये भला कैसे हो गया, क्यों हो गया सर? देखो अभी मैंने आपको एक शब्द समझाया, स्लैंग, है ना, अभी मैंने आपको एक शब्द समझाया स्लैंग, जो एग्जिस्ट नहीं करते बट यूज बोलचाल वाली भाषा में होते हैं, तो गलत होते हैं वो। अब मैं एक बात बता रहा हूं, एंग्री मॉब, मॉब की बात करें, मॉब की बात करें तो बच्चे मॉब का ही मतलब क्या होता है? एंग्री क्राउड, उग्र भीड़। गुस्से में जो ऑलरेडी है उसको हम लोग, उस भीड़ को हम लोग मॉब बोलते हैं। तो जब इसके अंदर एंग्री वर्ड खुद है तो क्या अलग से एंग्री लगाने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस को जहां पर जानबूझकर अननेसेसरीली यूज कर दिया शब्दों को, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? अरे बोलो, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब अननेसेसरीली शब्दों का यूज करना। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। एक एक्सप्रेशन और बता दूं, जैसे मैंने कहा 2 PM, 2 PM इन दी आफ्टरनून। बहुत ध्यान से समझ लें इस चीज को एक बार भाई। 2 PM भी कर दिया और इन दी आफ्टरनून भी कर दिया। क्या 2 PM से ही नहीं समझ में आ गया था? 2 बजे, 2 PM कब बजते हैं? दोपहर में ही बजते हैं। तो ये इन द आफ्टरनून लिखने की कोई नीड नहीं है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी यूसेज ऑफ वर्ड्स। फालतू में जब शब्दों का यूज करने लगते हैं तो उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। आई होप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बता दो, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, रिटर्न्ड बैक। भाई साहब ये बैक वर्ड नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटर्न का ही मतलब क्या होता है? केम बैक। रिटर्न का ही मतलब क्या होता है भाई? केम बैक होता है। क्लियर हुआ? आसानी से समझ में आ गया। चलो पहली बात तो ये हुई। अब हम बात करेंगे फिलर आना क्या चाहिए। देखो, द एंग्री मॉब ब्लैंक द डीएम। अब जो गुस्से में भीड़ है वो किल भी कर सकती है, स्लैप भी कर सकती है ना, लिंच छोड़ो, अब्यूज भी कर सकती है, गाली भी दे सकती है, थप्पड़ भी मार सकती है, जान से भी मार सकती है। बट ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, और हमने कहा ये भी ऑप्शन नहीं। द ऑप्शन इज लिंच्ड। अब आप कहोगे सर ये क्यों? लिंच्ड वर्ड का मतलब मीनिंग जो होता है ना, वो होता है जब उग्र भीड़ किसी को जान से मार दे। तो लिंच वर्ड का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग किससे रिलेटेड है? भीड़ से, वो भी गुस्साई भीड़ से। आपने बहुत बार सुना होगा मॉब लिंचिंग। तो लिंच जो वर्ड है ना, वो मॉब से ही रिलेटेड है। आने को तो ये सारे वर्ड्स आ सकते थे, बट फिर भी मैंने लिंच ही वर्ड लिखा क्योंकि यहां पर हमें सबसे बेस्ट मीनिंग को यूज करना होता है। लिंच का मतलब भी जान से मारना, किल का मतलब भी जान से मारना। बट डिफरेंस क्या है? ये कोई भी पर्सन किसी को मार सकता है, जैसे मैंने किसी को मार दिया तो किल हो गया, है ना।
बट अगर मैं किसी को मार दूंगा तो लिंच नहीं, लिंच के लिए उग्र भीड़ का होना जरूरी है, क्योंकि यहां पर मॉब था, इसीलिए द आंसर वुड बी लिंच्ड। इजी है, समझ गए कि फिलर्स और क्लोसेस में करना क्या है, बस यही तो समझाना था। आ जाओ बात करते हैं अब कि और क्या क्या यूज होता है। देखिए फिर इसके बाद एक बेहद खतरनाक सी चीज जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, क्या? वोकैब। फिर आपके एग्जाम में एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज वोकैब। अब भाई साहब वोकैब के अपने खुद कुछ पार्ट्स होते हैं। synonyms, antonyms, one word, substitution, spelling test, और one is idiom। और ये कुछ और डिवीजन है बच्चे वोकैब में, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सिमिलर वर्ड, सेम मीनिंग, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें मेरे बच्चे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मैंने कहा भगवान में आस्था रखने वाले को क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता हो। जल्दी से बोल दो अपने मन मन में, जी हाँ बिल्कुल सही, थीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था ही ना रखता हो, अथीस्ट, है ना। आस्तिक बोलते हैं, है ना, और नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पेलिंग टेस्ट आ जाता है ना। कभी कभी कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग आपको इनकरेक्ट दी जाती है ना, करेक्ट वाले को आइडेंटिफाई करना होता है, कई बार करेक्ट दे दी जाती है, इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आता है इडियम फ्रेजेस, है ना। इडियम फ्रेजेस की बात करें तो इडियम फ्रेजेस का मतलब होता है बच्चे जब डायरेक्ट मीनिंग ना होकर इंप्लाइड मीनिंग, ये इनडायरेक्ट मीनिंग की बात की जाए। अब क्या हुआ भला इनडायरेक्ट मीनिंग, देखो जैसे मैंने कहा आप, जी हाँ आप, अरे हाँ हाँ आप ही, आप शेर हो, है ना, मजा आ गया, आप शेर हो मेरे बच्चे। तो अगर मैंने कहा तो शेर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एक जंगली जानवर, है ना। क्या मेरा मतलब वही है कि आपसे कहने का कि आप जंगली जानवर हो? जी नहीं, वो प्राइमरी मीनिंग था, हटा दो, वो लिटरल मीनिंग था, उसको हटा दिया। एक इससे इनडायरेक्ट मीनिंग, इंप्लाइड मीनिंग, जो मेरा भाव है, मैं क्या भाव उससे कहना चाहता हूं, है ना, बहादुर, है ना, करेजियस, ठीक है, साहसी हो आप। मैंने कहा तो मौसम यार बेहतरीन है, मार्केट से खंबा पकड़ते लाना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, खंबे का मतलब ये नहीं कि आप रोड के साइड में जो पोल है वो उखाड़ लाओगे, क्या लाओगे, है ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम तीन यार। चलो जी, समझ पा रहे हो। तो इडियम फ्रेजेस का मतलब समझ में आया, वो तो गीदड़ है ना, वो सांप है ना। चलो जी, इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर होगा मेरे बच्चे, तो उनमें ये सारी चीजें आएंगी, कॉमन एरर्स आ जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाएगा, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम फ्रेजेस। इसके बाद एक ही चीज बचती है, एंड दैट इज पैसेज। और वो क्या होता है मेरे बच्चे, पैसेज। पैसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चे ईमानदारी से एक काम कर लेना, मेरे कहने से बस रीडिंग पर फोकस कर लेना, रीडिंग पर फोकस कर लेना मेरे बच्चे। अगर रीडिंग पर फोकस कर लिया, तो निश्चित रहना, निश्चित तौर पर आपका पैसेज में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है ना। मैं वायदा करता हूं आपसे, बट आपको भी वायदा करना होगा। दिन में कम से कम 15 मिनट रीडिंग जरूर करें। शुरुआत में आप द हिंदू का पीछा बिल्कुल ना करना बच्चे, टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ नहीं, है ना। छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी उठाओ, इंग्लिश वाली पढ़ो, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की इंग्लिश ही कंप्लीट हो जाए तो इंग्लिश में सोशल स्टडीज पढ़ने लगो। उससे फायदा क्या होगा, इंग्लिश की पढ़ोगे, तमाम वर्ड्स मिलेंगे जिनको भाई साहब छठी क्लास में बता रहा हूं, 7th, 8th, 9th, 10th, इनमें इतने वर्ड्स मिल जाएंगे ना, वोकैबुलरी कहीं करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब फैक्ट उठाकर देख लेना, 9th क्लास की बुक, किसी एक चैप्टर में से 10-15 ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो भाई साहब पहली बार देखे होंगे या मीनिंग ही नहीं पता होगा।
तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे लेकर पढ़ो, ठीक है, रीडिंग की आदत डालनी है। धीरे 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 शिफ्ट करना है। द हिंदू हमारा लास्ट स्टेज है। शुरुआत में भाई साहब कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा रीडिंग से, फायदा कुछ नहीं, ठीक है। तो शुरू में नहीं करना है काम, बाद में करना है। तो पैसेज करोगे तो भाई साहब काफी सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे आपके, है ना, रीडिंग करने से। देखो एक तो आपके पैसेज हो रहे हैं, मतलब सॉरी रीडिंग करने से काफी सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक तो पैसेज है ना होने लगेगा आपसे, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट में आपकी कमांड होने लगेगी। PQRS अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना आपकी, सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है PQRS वो होने लगेगा, और वोकैब आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये सिर्फ रीड करने से ही। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रीड करते हैं समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं भाई साहब, समझ में नहीं आया तो इट्स ओके ना। पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा, 5वें हफ्ता 10 दिन 15 दिन नहीं आएगा, 16वें दिन से तो आएगा, 16वें से नहीं आएगा तो 20वें से तो आएगा। ये एक एटीट्यूड रखना होगा। ये एटीट्यूड रख लिया तो हो जाएगा। भाई साहब पेशेंस तो रखना पड़ता है ना। अगर हाइट पर जाना है ना, हाइट पर जाना है तो पेशेंस रखना है। आप एकदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच सकते। तो मेरे बच्चे पेशेंस अगर नहीं हुआ तो काम खराब है, ये याद रखना। बस हमेशा हर चीज को पाने के लिए, हर चीज को पाने के लिए मेरे बच्चे पेशेंस होना बेहद 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 जरूरी है। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था, चीजें मैंने बताई, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो बात कर लेते हैं जी इंग्लिश के सिलेबस की। बात कर लेते हैं मेरे बच्चे इंग्लिश के सिलेबस की, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस आपके इंग्लिश स्पेशल बैच में, क्या कुछ हम लोग कवर कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी दुविधा रहती है कि सर पढ़ेंगे क्या, सिलेबस क्या है, सर वॉइस कराओगे या नहीं कराओगे, सर टेंस कराओगे या नहीं कराओगे, है ना, सर नरेशन होगा या नहीं होगा, सर प्रेपोजिशन होगा या नहीं होगा। तो मेरे बच्चे उन्हीं लोगों को मैं एक बार गाइड कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस इंग्लिश को 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, है ना। पहला है वोकैब, पहला है वोकैब, इसके बाद टेंस, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके बाद एक रीडिंग सेक्शन, ठीक है। 4 सेक्शन में, है ना, रीडिंग सेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस एंड वोकैब। यही आपका सिलेबस है। वोकैब में अभी मैं बता चुका हूं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजेस, है ना, और इडियम। ये सारी चीजें कवर करेंगे। टेंस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग अपने सिलेबस में वॉइस डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। फिर हम लोग नरेशन भी डिस्कस करेंगे, कंडीशनल एक सेंटेंस करके टॉपिक होता है जो कि टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। फिर एक होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है भाई। तो हम लोग ये सारे टॉपिक भी करेंगे, है ना। टेंस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। उसके बाद वॉइस जिसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोल देते हैं, फिर नरेशन जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग, ये सभी हम लोग करेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है मेरे बच्चे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक छोटी सी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अलग से एक और डलवा दूंगा आपके बैच में। आप वहां से भी समझ लेना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, देख लेना, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे बच्चे काफी सारी चीजें टॉपिक आती हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वन इज इंटरजेक्शन। एक अलग से और मैं लिख रहा हूं, वैसे 8 ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। आर्टिकल लिख देता हूं क्योंकि कई बार लिखते नहीं तो बच्चे कहते हैं, बच्चे खून पी जाते हैं कि सर आपने आर्टिकल तो लिखा ही नहीं, क्या आर्टिकल नहीं कराने वाले हो क्या, है। एक और लिख लो बेशक, डिटरमिनर, है ना। बच्चे खून पी जाते हैं, सर आपने डिटरमिनर तो लिखा ही नहीं बच्चे, है ना।
अब मैंने एक चीज और नहीं लिखी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे जान खाएंगे बट अगर हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, कंजक्शन, ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी में कवर होता चला जाएगा। ठीक है, फिर एक पार्ट आता है रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पैसेज हो जाएंगे, है ना, PQRS जैसे मैंने अभी बताया था, वोकैब कहीं ना कहीं हो जाएगी, और क्लोज टेस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें, और ये जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस विल डू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस तो बीच में भी करेंगे, नाउन खत्म हुआ प्रैक्टिस अगले दिन, है ना, प्रोनाउन खत्म हुआ अगले दिन प्रैक्टिस होगी भाई साहब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जो जो टॉपिक खत्म होता जाएगा ना, टेंस होगा अगले दिन प्रैक्टिस, वॉइस होगा अगले दिन प्रैक्टिस, नरेशन खत्म अगले दिन प्रैक्टिस। कहने का मतलब है हर टॉपिक के बाद तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, बट ये जब पूरा सिनेरियो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को, है ना, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, अलग से फिलर्स कराए जाएंगे, है ना, इंप्रूवमेंट कराए जाएंगे, एरर वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तमाम तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा कंप्लीट पैकेज। इसीलिए मैंने इसको बोला इंग्लिश स्पेशल। ठीक है, तो इंग्लिश स्पेशल है ना, तो स्पेशल रखा जाएगा, स्पेशल ट्रीट किया जाएगा मेरे बच्चों आपको, है ना। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी सी वीडियो में इसके साथ और डलवा दूंगा, निश्चिंत रहना, आप लोग उसको भी देख लेना, उसे समझ में आ जाएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनकी वैल्यू क्या है, क्यों ये पढ़ने जरूरी है, इनको पढ़ना जरूरी क्यों होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो आई होप आई एम डन विद माई वीडियो। ठीक है, कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंग्लिश क्या है, ठीक है, उसके दो अलग अलग मीनिंग जाने, फिर हमने जाना कि इंग्लिश के एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, है ना, कोई भी एग्जाम होगा यही चीजें मिलेंगी, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा, एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर्स, वोकैब और पैसेज, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पैसेज कर लोगे तो क्लोज टेस्ट, PQRS, वोकैब सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की अपने सिलेबस की, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये सारा तमाम सिलेबस, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे, डिटेल करेंगे, बहुत तसल्ली से करेंगे बच्चे, निश्चिंत रहना। ठीक है, तो बस याद रखना 2 तारीख से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि या तो लाइव क्लास 1-2 दिन ले लूं, या फिर 2 ही तारीख से बेसिक क्लासेस लेकर चलूं। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए मेरे बच्चे गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।